शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे और उन्होंने सदन के अंदर सांसदों से कोरोना नियमों के पालन करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि कोरोना को हराने के लिए सभी सांसद वैक्सीन लगवा चुके होंगे। इसके अलावा उन्होंने सदन के अंदर और बाहर हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा करने की बात दोहराई। मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो। ये लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद की कार्यवाही जो है वो शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन के बाहर थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि तीखे सवाल के लिए वो तैयार हैं, धारदार सवाल के लिए वो तैयार हैं, लेकिन विपक्ष से साथ ही साथ ये अपील की कि शांतिपूर्ण वातावरण में सरकार को ये मौका दिया जाए कि वो अपनी बात रख पाए, क्योंकि जनता तक भी सही तरीके से बात पहुंचनी बेहद जरूरी है। अब ये मॉनसून सत्र क्यों खास है, देखिए 19 दिन ये इसका कामकाज चलने वाला है। ఎన్నుకోబడినందున చట్టరీత్యా నెలకొల్పబడిన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన భక్తి విశ్వాసములు కలిగినయు భారతదేశపు तो देखिए खास ये इसलिए भी क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहला सत्र है और जाहिर तौर पर इसकी शुरुआत जो होगी वो मंत्रियों के इंट्रोडक्शन से होगी। वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर होनी है। तो संसद की कार्यवाही देखिए शुरू हो गई। And also is also recipient of the 4th annual Carnot Prize in 2018 in recognition of his spearheading path-breaking transforms. I personally feel that this House will surely be benefited by his rich political and administrative experience. His cordial and cheerful nature would further help him in discharging his duties as the leader of the House efficiently. I would also like to take this opportunity to place on record
the remarkable contribution made by Sri Tawarchand Gehlot, Governor of the state of Karnataka. ನಾನು ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಚುನಾಯಿತಳಾದವಳಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾರತ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಬಸವಣ್ಣನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. सभा दोनों जगहों पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा में 4 नए सदस्यों को शपथ भी दिलाई जा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ यहां पर देखिए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहला सत्र है। ऐसे में इंट्रोडक्शन जो मंत्री बने हैं नए, उनका दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में होना है। पहले वही प्रक्रिया होगी जो इस वक्त देखिए चल भी रही है। और बहुत महत्वपूर्ण है ये जो आज से मॉनसून सत्र जिसकी आज से शुरुआत हो रही है, 13 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र चलना है। और अगर राजनीतिक हालात इस वक्त मौजूदा देखें तो काफी हंगामेदार ये हो सकता है, क्योंकि विपक्ष ने अपना तेवर पहले ही दिखाना शुरू कर दिया। जो बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ उसमें जहां एक तरफ मनीष तिवारी कह रहे हैं कि काम रोको प्रस्ताव वो लाएंगे, वहीं अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि सदन में फोन टैपिंग का मुद्दा भी वो उठाएंगे। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा। कृषि को लेकर भी, कृषि कानून को लेकर भी विपक्ष जो है वो अपने तेवर गरम दिखाने का रुख दिखा रहा है कि इस वक्त हंगामेदार ये सत्र हो सकता है। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और विक्रांत देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये अपील की कि तीखे सवाल हो, धारदार सवाल हो, लेकिन जवाब देने का पूरा मौका भी मिले। देखिए, सरकार की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि संसद के इस सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है कि इस सत्र में करीब 23 बिल, करीब 2 दर्जन बिल उसे पारित करवाने हैं। 20 दिन का करीब की सिटिंग इस सेशन के दौरान होगी, यानी करीब 19 वर्किंग डे है जिसके दौरान सरकार को ये 23 बिल पारित करवाने हैं। तो सरकार की कोशिश है कि सदन में विपक्ष चर्चा, अगर जो भी मुद्दा उठाना चाहता है उस पर चर्चा करे, सिर्फ हंगामे की भेंट सदन ना चले, क्योंकि कोरोना के टाइम में कई तरह के प्रोटोकॉल के बीच में ये सत्र चलाया जा रहा है। और सरकार ने इसी कारण न केवल सर्वदलीय बैठक हुई सदन ये सत्र शुरू होने से पहले, बल्कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खुद जाकर के शरद पवार से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की, पूर्व प्रधानमंत्री से। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने व्यक्तिगत मुलाकात की पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी और पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार से। सीमा विवाद पर और वर्तमान स्थिति के बारे में उन्हें अवगत भी करवाने की कोशिश की। तो सरकार की अपनी तरफ से कोशिश है कि विपक्ष जिन भी मुद्दों को उठाना चाहता है उनको उठाए, उन पर चर्चा भी कराने को सरकार तैयार है, लेकिन सदन चले, सदन में सिर्फ हंगामा ना हो। और आज मानसून सत्र के पहले दिन बारिश भी ठीक ठाक हुई है। सरकार की कोशिश ये है कि ये मानसून सत्र पूरी तरीके से इसमें काम हो, और जिस तरीके से पहले के कार्यकाल में, पहले के संसद सत्र के दौरान जो बिल पारित करवाने में सफलता मिली, वैसा ही इस बार भी हो। हालांकि विपक्ष का साफ यह कहना है कि वो महंगाई, तेल की बढ़ती कीमतों और तमाम ऐसे मुद्दों पर, कोरोना, वैक्सीनेशन, इन सब मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहता है। तो ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि संसद का जो विपक्ष के तेवर है उसके बीच में सरकार कैसे सामंजस्य बिठाती है और कैसे सदन को सुचारू रूप से चलाती है। बिल्कुल। और नीरज भी देखिए इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, विपक्ष के जो तेवर हैं वो तो दिखने भी शुरू हो गए। जहां TMC साइकिल रैली कर रही थी, वहीं मनीष तिवारी तो कह रहे हैं काम रोको प्रस्ताव लाएंगे। देखिए, विपक्ष ने कई तरह से अपनी तैयारियों को इस बार के सत्र के लिए मजबूती दिया। पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दोनों सदनों में अपने अपने 2 ग्रुप का गठन किया, रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, और दोनों ग्रुप की ज्वाइंट बैठकें भी जब होंगी तो उसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। लेकिन अलग अलग ग्रुप की भी बैठकें लगातार होती रहेंगी, हर दिन होंगी, और संसद में दोनों सदनों में स्ट्रैटेजी तय करेंगी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी इस सदन की परंपराएं उच्च रही है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस परंपराओं को न तोड़े तो उचित रहेगा। आप काफी लंबे समय शासन में रहे, इन परंपराओं को तोड़कर सदन की गरिमा को कम मत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री सर, मैं इतना ही अपील करता हूं सर, इट इज ए कस्टमरी एंड ट्रेडिशन
Honorable Prime Minister would like to introduce the new Council of Ministers. After that, they have got all right to raise the issue. With folded hands, I appeal to them. Kindly allow the introduction by Honorable Prime Minister, new Council of Ministers. इस सदन की गरिमा को बनाए रखे मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं, नए फेरबदल मंत्रिपरिषद का परिचय कराना चाहते हैं। आपकी सदन की परंपरा और गरिमा को मत तोड़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है। आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। मैं पटल पर रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख अच्छा हो। आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें। ये अच्छी परंपराएं मत डालिए आप। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको। अच्छी परंपरा निधन संबंधी उल्लेख, आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर। वो भी चलिए बिठाइए ना आप। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, निधन संबंधी उल्लेख, माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 40
पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री स्कारिया थॉमस 6वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने केरल के कोट्टायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री थॉमस का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 मार्च 2021 को कोची में हुआ। श्री हरि नारायण प्रभु 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए गोवा, दमन और दीव विधानसभा के सदस्य और गोवा विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री हरीश नारायण प्रभु का निधन 85 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2021। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है। नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, देखिए, शुरू से ही ये कोशिश विपक्ष की दिख रही है, जैसे आसार दिख रहे थे कि हंगामेदार सत्र हो सकता है। हंगामा करना शुरू भी कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब भी दे दिया। ने सदन के अंदर भाषण की शुरुआत की तो सबसे पहले महिला मंत्रियों का जिक्र किया, क्योंकि उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है नए मंत्री परिषद के विस्तार के बाद, नए मंत्री परिषद के गठन के बाद। तो लेकिन विपक्ष की तरफ से उस दौरान हंगामा होता रहा और अभी सदन की कार्यवाही भले ही चल रही है, क्योंकि दिवंगत पूर्व सांसदों को लेकर कोई जानकारी दे रहे हैं स्पीकर, लेकिन विपक्ष का तेवर साफ है कि पूरे सदन के दौरान, अभी मतलब आज की तारीख जो है, पहला दिन जो है, इस दौरान महंगाई का मुद्दा हो, कृषि कानूनों का मसला हो, फोन टैपिंग का मसला हो, इन तमाम मसलों पे सदन के दोनों सदनों में विपक्ष की तरफ से हंगामा होगा। महंगाई के मुद्दे पर तो टीएमसी कांग्रेस पार्टी और दूसरी तमाम पार्टियां, कोरोना के मसले पर भी तमाम पार्टियां अपने मुद्दे को रखेंगी। आरजेडी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है राज्यसभा में और लोकसभा में भी दूसरी विपक्ष पार्टियों ने कोरोना के मसले पर प्रस्ताव दिया है। लेकिन सरकार के एजेंडे में प्रधानमंत्री के आज के स्टेटमेंट से अर्पिता ये तो साफ है कि प्रधानमंत्री के एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है सदन के शुरुआती दौर में वो है कोरोना का मसला। और विपक्ष की पार्टियां भी चाहती हैं कि कोरोना के मसले पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष का दबाव इस बात को लेकर होगा कि महंगाई और कृषि कानूनों और फोन टैपिंग पर सरकार प्राथमिकता दे और उनकी बातों को पहले सुने। कोरोना पर भी चर्चा के लिए विपक्ष तैयार जरूर होगा। देखना होगा कि प्रधानमंत्री ने कल शाम को चर्चा का जो प्रस्ताव दिया है, क्या उस पर कोई सहमति बनती है कि नहीं, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो होती है उसकी बैठकें आज दोपहर में हैं और उसमें कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम जो लीडर्स होते हैं उनके बीच कोई सहमति बनती है कि नहीं। कोरोना और कोरोना के बाद वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारी सरकार की तरफ से और विपक्ष के जो सवाल हैं, विपक्ष का जो मत है कोरोना से निपटने पर सरकार की विफलताओं को बताइए, विपक्ष की तैयारी क्या है? कौन कौन से मुद्दे हैं जो उठाने की कोशिश विपक्ष की होगी? देखिए, विपक्ष का सबसे पहला मुद्दा है महंगाई का। टीएमसी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, तमाम पार्टियों, विपक्षी पार्टियों की बात करें, उनका पहला मुद्दा है महंगाई का। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कृषि कानून, कृषि कानूनों को वापस लेने का। फोन टैपिंग का मसला है, कोरोना का मसला है, इसके अलावा बॉर्डर चीन के साथ जो जिस तरह से सीमा पर स्थिति है उसका मसला है और दूसरे मसले हैं जिन पर विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि चर्चा हो। लेकिन महत्वपूर्ण मसले 4-5 है जिन पर विपक्ष के लोग चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे। ऐसे तो अर्पिता 20 से 25 मुद्दे हैं। 2 दिन पहले जब हमारी बातचीत मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे तो 20-25 हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है महंगाई का। पेट्रोल डीजल की ही बात नहीं है, एलपीजी गैस की ही बात नहीं है, बल्कि जो कमोडिटीज, बाकी कमोडिटीज के भाव बढ़े हैं उस पर भी विपक्ष चाहता है कि सरकार सफाई दे। क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों को तो आपने भी देखा होगा कि 100 से अधिक बड़े बड़े शहरों में कीमतें हो गई हैं। पेट्रोल की, डीजल की कीमतें भी प्रति लीटर 90 से 100 के आसपास हैं। तो ये सवाल सबसे बड़ा है विपक्ष के लिए। कृषि कानूनों का मसला, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो पश्चिमी यूपी और पंजाब पूरी तरह से। मैं आपको रोक रही हूँ। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी जल्दी से रुक कर लेते हैं। अमिताभ जी, देखिए, यहाँ पर कुछ खास मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने तस्वीर बिल्कुल क्लियर कर दी है कि हंगामेदार सत्र रहेगा, अपने मुद्दे को वहां उठाने वाले। लेकिन
बड़ी बात तो ये रही कि जब सदन में जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आप तीखे से तीखा सवाल पूछिए, धारदार सवाल पूछिए, लेकिन जवाब देने का मौका भी सरकार को दीजिए। यही मुश्किल है क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री बोलते रहे और विपक्ष उन्हें कई बार बोलने का मौका नहीं देता और आमतौर पर संसदीय परंपरा में अब तक ऐसा नहीं देखा गया है जो विपक्ष पीएम के भाषण में, पीएम के स्पीच के दौरान व्यवधान डालता हो। और आज सुबह भी प्रधानमंत्री ने कहा, कल जो सर्वदलीय बैठक हुई है, एनडीए की बैठक हुई है, सब में अपील की है कि हर नियमों के तहत हर मुद्दे पर सरकार बहस करने को तैयार है। आप आइए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात कीजिए और हम लोग तय कर लेंगे किस पे बहस करना है। हम बहस के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष सिर्फ हंगामे के कारण हंगामा कर रहा है। आज भी जब वो मंत्रियों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो लगातार विपक्ष हंगामे पे उतारू था। पीएम के भाषण, पीएम जो पहचान दे रहे थे अपने मंत्रियों की, वो उस पर विपक्ष लगातार आज व्यवधान डालता रहा, जो कि संसदीय परंपरा के खिलाफ है। जबकि सरकार भी तैयार है कि आप महंगाई हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, आप बहस करने को तैयार है, हर मुद्दे पर सरकार जवाब देने को तैयार है। लेकिन विपक्ष शायद लगता है आज व्यवधान डालकर ही अपनी बात सही साबित करना चाहता है, जो कि लगता है पीएम के भाषण को लेकर संसदीय परंपरा का ही उल्लंघन हो रहा है। और देखिए, जो शुरुआत हो रही थी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहला सत्र है जिसकी शुरुआत अमिताभ जी हो रही है, और इसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने की शुरुआत करने वाले थे उससे पहले भी हमने देखा कि विपक्ष किस तरीके से हंगामा कर रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वहां पर भी इनको जवाब दिया कि कितने कैबिनेट में महिलाएं हैं उनको शामिल किया गया, दलितों को शामिल किया गया, अन्य दलों को वर्गों को साधा गया है, लेकिन उस पर लग रहा है विपक्ष उत्साह से भरा हुआ नहीं है और उनका इंट्रोडक्शन भी होने नहीं दे रहा है। बिल्कुल, यही मुश्किल है। और प्रधानमंत्री ने शायद इसीलिए कहा कि जो इतने सारे दलित मंत्री बने हैं, जिसमें 1 दर्जन दलित मंत्री हैं पूरे मंत्रिमंडल में, 8 से ज्यादा आदिवासी मंत्री हैं, 27 ओबीसी मंत्री हैं, और सबका परिचय करवाना, सभी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और उनको परिचय न करवाने देकर विपक्ष अपनी मानसिकता का परिचय दे रहा है। और प्रधानमंत्री ने भी आरोपों की झड़ी लगा दी विपक्ष पर कि अपने मुद्दे उठाने के लिए प्रधानमंत्री को डिसरप्ट करके उन मंत्रियों का परिचय होने नहीं दे रहा है जो काफी पिछड़े बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो काफी, जिसे बीजेपी कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति कहती है, जिसे ग्रामीण परिवेश कहती है, जो गरीब घर से आते हैं। कल भी हमने मुरुगन जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं अब पिछले हफ्ते, उनके माँ बाप को हम लोगों ने कल उन तस्वीरें देखी हैं किस तरह से वो गांव में खेती कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो प्रधानमंत्री जिसका परिचय अपने अब मंत्रियों का बिल्कुल, यानी देखिए फिलहाल ये कार्रवाई शुरू हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां संबोधित भी किया और सीधे विपक्ष पर निशाना भी साधा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।